पूरी दुनिया बस एक ही कहानी सुन रही है कि अमेरिकी डॉलर मर रहा है। आपको भी लगता होगा कि एक दिन ब्रिक्स अपनी करेंसी का ऐलान कर देगा और अमेरिका की मुद्रा ढह जाएगी, या कि पेट्रो युआन आएगा और सब कुछ बदल देगा। ये कहानी तो आप भी सुन रहे हैं कि बैंक सोने की जमाखोरी कर रहे हैं, जो कि अमेरिकी डॉलर की विदाई का सामान है। यानी हर हेडलाइन कहती है कि डॉलर का युग बीत गया, मगर आंकड़ा कुछ और कहता है। बीते 60 सेकंड में, यानी जितनी देर में आपने मुझसे ऊपर की 6 लाइनें सुनी हैं, उतनी देर में दुनिया में $1 मिलियन के स्टेबल कॉइन खरीदे गए हैं। ये सारे स्टेबल कॉइन अमेरिकी डॉलर से जुड़े हैं, यानी इस पेमेंट करेंसी के पीछे डॉलर है और उस डॉलर का आधार है अमेरिका की ट्रेजरी, यानी अमेरिकी सरकार के बॉन्ड। केमन की एक कंपनी है जिसका नाम शायद आपने कभी नहीं सुना हो, वो इस वक्त अमेरिकी बॉन्ड की नई सबसे बड़ी खरीदार बन चुकी है, जर्मनी से भी बड़ी। चौंक गए ना आप? यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से ज्यादा अमेरिकी ट्रेजरी एक कंपनी खरीद रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनीला का एक कंस्ट्रक्शन वर्कर, अर्जेंटीना की एक दादी, टर्की का एक छात्र, तीनों की जेब में अमेरिकी डॉलर है, मगर अदृश्य रूप में। वे डॉलर के सहारे अपना लेन देन कर रहे हैं और इस स्थिति में डी डॉलराइजेशन एक नारा, एक जुमला लगता है और रीडॉलराइजेशन एक ठोस सच्चाई। किसिंजर ने 1974 में रियाद पर एक कागज पर दस्तखत किए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में व्हाइट हाउस पर एक फैसले पर कलम चलाई। दोनों ने एक ही नतीजा दिया, अमेरिकी डॉलर का वैश्विक साम्राज्य बढ़ता गया, बस चोला बदल गया। आइए अर्थ में आपको बताते हैं कि डॉलर सिकुड़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है। मुगालते छोड़कर हकीकत से राबिता बिठाने का वक्त है ये। जुलाई 2026 की एक सुबह मनीला फिलीपींस में 6:30 बजे हैं। मनीला की एक बूढ़ी महिला के अकाउंट में पैसे आए हैं। मार्को रेयस, जो एक 34 साल का कामगार है, दुबई के एक बड़े भवन निर्माण प्रोजेक्ट में 3 साल से हथौड़े चला रहा है। वो हर महीने करीब $400 अपनी मां को मनीला भेजता है। 3 साल पहले तक वेस्टर्न यूनियन के काउंटर पर लाइन लगाता था। कुल राशि का करीब 8% हिस्सा फीस में कट जाता था और पैसे उसकी मां के हाथ तक पहुंचने में 3 दिन लगते थे। फिर उसने एमिरेट्स एनबीडी का स्विफ्ट वायर आजमाया। कमीशन कम हो गया, 5% हो गया, समय ज्यादा लगने लगा, 4 दिन। थोड़ा सस्ता पड़ा उसे, लेकिन गति धीमी थी। आज मार्को अपने फोन में बिनांस का ऐप खोलता है। यूएई में दिरहम में उसे जो पगार मिलती है, उससे वो यूएसडीटी खरीदता है। व्हाट्सएप की तरह एक नंबर टाइप करता है, राशि टाइप करता है, भेज देता है। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। लागत है 0.1%, यानी जितना पैसा भेजता है उसकी 0.1%। मनीला में उसकी मां अपने फोन में यूएसडीटी को फिलीपींस के पेसो में बदलती है, जीसी कैश वॉलेट से पैसा निकाल लेती है। बीच में कोई बैंक नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, कोई क्लर्क नहीं है, मगर बीच में एक चीज है और वो बड़ी चीज है, और वो है अमेरिकी डॉलर। पूरा लेन देन किसी तरह से कागजी डॉलर को नहीं छूता, मगर हर कदम पर स्टेबल कॉइन टोकन के बीच डॉलर का एंकर है, यानी वो डॉलर से जुड़ा हुआ है। मार्को रेयास दुनिया के करीबन 20 करोड़ उपयोगकर्ताओं में से है जो हर दिन थीदर और यूएसडीसी का इस्तेमाल करते हैं, और ये ज़्यादातर उन्हीं उभरते बाजारों में हो रहा है जहां की सियासत अमेरिकी डॉलर के सिकुड़ते जाने की चर्चाएं रोज उड़ाती है। वो अर्जेंटीना का दुकानदार, टर्की का छात्र, नाइजीरिया का व्यापारी, वियतनाम का फैक्ट्री वर्कर, हर एक जो स्टेबल कॉइन से लेन देन कर रहा है, वो दरअसल अमेरिकी डॉलर की छिपी हुई मांग तैयार करता है। यहाँ गौर फरमाइए, मार्को को अमेरिकी डॉलर नहीं चाहिए, मार्को को अपने मुल्क का पेसो चाहिए, मगर बीच में जो पुल है वो यूएसडीटी है, जिसकी नींव अमेरिका की ट्रेजरीज पर, अमेरिका के बॉन्ड्स पर टिकी है। मनीला से करीब 13,000 किलोमीटर दूर केमन आइलैंड के ऑफिस में पाओलो एड्रियोनो तेजी से काम कर रहे हैं। वे स्टेबल कॉइन टीथर के सीटीओ हैं। इस साल की दूसरी तिमाही में, यानी 2026 की दूसरी तिमाही में, उन्होंने बताया कि उन्होंने $142 बिलियन के अमेरिकी सरकार के बॉन्ड खरीदे हैं। ये जर्मनी की सॉवरेन यूएस ट्रेजरी होल्डिंग, यानी $120 बिलियन से भी ज्यादा है। एक अकेली कंपनी दुनिया के हर सेंट्रल बैंक से बड़ी हो गई है। वो अमेरिकी सरकार के बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार है। हकीकत को पकड़िए, अमेरिकी डॉलर को कोई कमजोर नहीं कर रहा, स्टेबल कॉइन उसे और मजबूत कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने में, हर जेब में स्टेबल कॉइन बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स की पीठ पर अमेरिकी डॉलर की मोहर लगी है, जिसे वे छुड़ा नहीं सकते। लेकिन यहां अकेला स्टेबल कॉइन ही नहीं है, कुछ और भी हुआ है पिछले 2 साल में।
जो डी डॉलराइजेशन की पूरी बहस के सर पर सवार है और रीडॉलराइजेशन को यानी डॉलर की वापसी को ताकत दे रहा है। आइए खोलते हैं डॉलर की ताकत के नए राज। पहला सवाल, तो क्या डॉलर सिकुड़ नहीं रहा है? डी डॉलराइजेशन नहीं हो रहा है? डॉलर अपना चोला बदल रहा है, ऐसा कैसे? 18 जुलाई 2025 की तारीख याद कीजिए। व्हाइट हाउस में ईस्ट रूम, डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरों के सामने कलम उठाई। उन्होंने दस्तखत किए जीनियस एक्ट पर, अमेरिका का पहला फेडरल स्टेबल कॉइन कानून। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों पक्षों ने मिलकर इस कानून को बनाया और मंजूरी दी। वायोमिंग की सीनेटर सिंथिया ल्यूमिस ने और न्यूयॉर्क के सीनेटर क्रिश्चियन गिलब्रैंड ने मिलकर इसका ड्राफ्ट तैयार किया। ढांचा साफ था, स्टेबल कॉइन जारी करने वाली हर कंपनी को हर टोकन या कॉइन पर 1:1 में अमेरिकी ट्रेजरी का रिजर्व बनाना होगा। यह शर्त अनिवार्य थी। फेडरल रिजर्व की निगहबानी तय की गई। बैंक सीक्रेसी एक्ट का अनुपालन सुनिश्चित हुआ। हर महीने स्टेबल कॉइन कंपनी का ऑडिट होगा। उपभोक्ताओं की सुरक्षा का ढांचा बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने रोज गार्डन में एक भाषण दिया और उसकी एक पंक्ति इतिहास में दर्ज हो गई। ट्रंप ने कहा, अमेरिका वन द क्रिप्टो वार एंड क्रिप्टो विल स्प्रेड द डॉलर टू एवरी कॉर्नर ऑफ द प्लैनेट। उन्होंने कहा, अमेरिका ने क्रिप्टो का युद्ध जीत लिया है और अब क्रिप्टो दुनिया के हर कोने में डॉलर को फैलाएगा। यह अमेरिकी सरकार का पहला खुला स्वीकार था कि स्टेबल कॉइन सिर्फ क्रिप्टो का हिस्सा नहीं है, यह अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल विस्तार का नया वाहन है। और नया वाहन चल पड़ा। जीनियस एक्ट के 6 महीनों में नियम साफ हुए, स्टेबल कॉइन आने लगे। ब्लैक रॉक ने एक BUIDL करके एक नया ETF शुरू किया। यह पहला टोकेनाइज्ड US ट्रेजरी फंड था। फिडेलिटी ने बिटकॉइन ETF के बाद स्टेबल कॉइन कस्टडी सॉल्यूशंस पर काम शुरू किया। स्ट्राइप ने 2024 में ब्रिज को $1.1 बिलियन में खरीद लिया। वीजा ने क्रॉस चेन USDC सेटलमेंट शुरू कर दिए। पेपाल ने अपने पे USD का दायरा बढ़ाया। सर्किल यानी USDC जारी करने वाली कंपनी का IPO जून 2024 में आया। $18 बिलियन की वैल्यूएशन मिली और इस साल की पहली तिमाही में इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $85 बिलियन पर पहुंच गया। कॉइन बेस की पिछले साल की कमाई का 42% हिस्सा स्टेबल कॉइन के लेन देन से आया। वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली दोनों मिलकर अब US डॉलर को स्थापित करने का, बढ़ाने का नया तंत्र बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मार्च 2025 में बिटकॉइन रिजर्व के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत किए थे। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाए जा रहे हैं जिसमें फेडरल रिजर्व को 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन रखने का अधिकार है। मगर सच ये है कि बिटकॉइन डॉलर के बेस को नहीं बदलता, क्योंकि बिटकॉइन का मूल्य डॉलर में ही कोट होता है और इसका लेन देन भी डॉलर में सेटल होता है। तो डोनाल्ड ट्रंप के जीनियस एक्ट ने वह कह दिया जो पहले कोई कहने की हिम्मत नहीं करता था। स्टेबल कॉइन अमेरिकी बॉन्ड का नया खरीदार बन गया है। स्टेबल में देखिए कि स्टेबल कॉइन का खामोश साम्राज्य बीते 6 वर्षों में कैसे बढ़ा है। तो स्टेबल कॉइन अब $270 बिलियन का बाजार है। 6 साल में 34 गुना बढ़त। लेन देन का वॉल्यूम एक और कहानी बताता है। 2025 में स्टेबल कॉइन के वैश्विक ट्रांजैक्शन यानी लेन देन $32 ट्रिलियन तक पहुंच गए। वीजा का टोटल लेन देन $15 ट्रिलियन है और मास्टर कार्ड का $9 ट्रिलियन। इन दोनों को मिलाकर बनते हैं $24 ट्रिलियन। इन दोनों दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट कार्ड कंपनियों की या पेमेंट कंपनियों ने मिलकर जितने ट्रांजैक्शंस किए उससे ज़्यादा स्टेबल कॉइन में अकेले ट्रांजैक्शन हुए। स्टेबल कॉइन ने दोनों को पार कर दिया। मगर यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ये पिज्ज़ा ऑर्डर पर कार्ड से पेमेंट का हिसाब नहीं है जो आमतौर पर वीज़ा और मास्टर कार्ड के साथ जुड़ता है। ये रेमिटेंसेज हैं, ये सीमा पार का व्यापार है, ये कॉर्पोरेट ट्रेजरी का मैनेजमेंट है, ये डिफाई की लेंडिंग है, यानी जो मुख्य धारा के वित्तीय सिस्टम्स हैं वहाँ स्टेबल कॉइन मौजूद है। टीदर के पास इस साल की दूसरी तिमाही तक $142 बिलियन के अमेरिकी बॉन्ड थे। अगर आप दुनिया से तुलना करें तो जर्मनी के पास 120 बिलियन, ऑस्ट्रेलिया के पास $75 बिलियन, अमीरात के पास $65 बिलियन, सिंगापुर के पास $55 बिलियन। यानी केमैन आधारित एक छोटी सी कंपनी और उसके पास जितनी अमेरिकी ट्रेजरी है वो दुनिया के 175 देशों के सेंट्रल बैंक के पास नहीं है। ये कुछ अभूतपूर्व हुआ है इतिहास में। टीदर के पॉलो एड्रियोनो ने इस साल की पहली तिमाही में अपनी अर्निंग्स कॉल में कहा कि आज हम दुनिया में अमेरिकी बॉन्ड के सबसे बड़े नए खरीदार हैं। ये हमारी योजना नहीं थी, ये दरअसल उन लोगों की मांग है जो स्टेबल कॉइन इस्तेमाल करते हैं। तो दुबई में काम करने वाला मार्को रेयस जब अपने दिरहम को USDT में बदलकर मनीला में पैसे भेजता है तो टेथर को या USDT को पेसो नहीं मिलता, अमेरिकी डॉलर मिलता है। ये मार्को के बिनांस डिपॉजिट से जाता है। वही डॉलर टेथर फिर अमेरिकी बॉन्ड में लगा देता है। तो हर स्टेबल कॉइन की लेन देन US ट्रेजरी की खरीद तय करती है और US डॉलर की नई मांग तैयार करती है।
यह अमेरिकी डॉलर की मांग का एक नया चक्र है। ध्यान दीजिए, इधर ब्रिक्स डॉलर को खत्म करने का नारा लगा रहे थे, उधर वे लोग भी डॉलर की मांग बढ़ा रहे थे जो ना अमेरिकी करेंसी में कमाते हैं और ना खर्च करते हैं। अब डॉलर की दूसरी मांग वो क्या है जो किसी को नजर नहीं आती। आप कहेंगे कि दुनिया के तमाम देश स्टेबल कॉइन पर सख्ती कर रहे हैं, भारत ने भी स्टेबल कॉइन पर सख्ती की है, मगर हकीकत यह है कि डॉलर की मांग की इस गाड़ी में भारत भी ईंधन डाल रहा है। जहां हर दूसरा सरकारी अर्थविद डॉलर का मृत्युलेख सुनाता दिखता है, वहां भारत डॉलर का विस्तार करने में बड़ा योगदान दे रहा है। पहले टेबल देखिए जो अमेरिका के तेल निर्यात की, ऑयल एक्सपोर्ट की तस्वीर बताती है, और इसे देखकर हमें समझते हैं कि पेट्रो डॉलर का नया अवतार क्या है। आंकड़ा देखिए, बीते 10 साल में अमेरिका का तेल एक्सपोर्ट 9 गुना बढ़ा। 2015 तक अमेरिका में ऑयल एक्सपोर्ट पर पाबंदी थी जो 40 साल से जारी थी, क्योंकि 1970 में तेल संकट आया था। ओबामा ने इस तेल निर्यात प्रतिबंध को हटाया। उसके साथ शेल का उत्पादन बढ़ा, पर्मियन बेसिन से तेल और गैस आनी शुरू हुई, और आज अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, सऊदी अरब से भी आगे। हैरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये ताजा आंकड़ा है, और इस आंकड़े में हर बैरल तेल का भुगतान अमेरिकी डॉलर में होता है। सऊदी अरब ने 2024 में चाइना नेशनल पेट्रोलियम के साथ युआन में तेल के सौदे शुरू किए थे, मगर मात्रा ज्यादा नहीं बढ़ी, केवल 2 मिलियन बैरल सालाना है। यानी सऊदी के कुल निर्यात का 0.3% तेल युआन में सेटल होता है। अमेरिका प्रतिदिन करीब 4.5 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है, और इस हिसाब से सालाना देखें तो 1.64 बिलियन बैरल तेल का निर्यात अमेरिका कर रहा है। यह सारा लेन देन अमेरिकी डॉलर में होता है। अब एक दूसरी टेबल देखिए, ये नेचुरल गैस के निर्यात की है। केवल क्रूड ऑयल ही नहीं, अमेरिका अब एलएनजी का भी दुनिया में सबसे बड़ा निर्यातक है, कतर से भी आगे है। ईरान और रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद यूरोप की कंपनियां अब अमेरिकी एलएनजी पर आश्रित हैं। यूरोप की सभी कंपनियां, चाहे चेनियरे हो, चाहे फ्रीपोर्ट हो, सबाइन हो, सब अमेरिकी डॉलर में गैस खरीद रहे हैं। यानी ब्रिक्स ने कहा था डॉलर छोड़ो, अमेरिका ने कहा हमारा तेल खरीदो। दुनिया ने तेल खरीदना शुरू कर दिया और डॉलर की मांग बढ़ने लगी। अब तीसरा सवाल, डॉलर की मांग का तकनीक, एआई और चिप से क्या रिश्ता है? जरा आंकड़े देखिए इस टेबल के। डिजिटल सर्विसेज का वैश्विक व्यापार अब मर्चेंडाइज यानी सामान के व्यापार से भी बड़ा हो गया है, और सभी हाई एंड निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका के पास है। इस टेबल में देखिए अमेरिका के टेक सर्विसेज एक्सपोर्ट का बंटवारा कैसे होता है। अमेरिका का टेक निर्यात करीब करीब 450 बिलियन डॉलर का है, और पूरा अमेरिकी डॉलर में, कोई विकल्प नहीं। पूरी दुनिया चीन से बाहर अमेजन का क्लाउड यानी AWS ले रही है, क्योंकि AWS की उपलब्धता, रफ्तार और डेवलपर की मदद तीनों बेहतर हैं। एयरबस का हवाई जहाज माइक्रोसॉफ्ट अजूरे पर उड़ता है, टोयोटा की फैक्ट्रीज में गूगल का क्लाउड AI चलता है, सनोफी की दवा की खोज एनवीडिया के GPU पर होती है, साउथ अफ्रीका का बैंक एडोब एंटरप्राइजेस पर चलता है, दुबई का रियल एस्टेट डेवलपर सेल्सफोर्स का इस्तेमाल करता है। यहां से हर घंटे अमेरिकी डॉलर की मांग पैदा होती है। क्लाउड सेवाओं को बदलने की लागत इतनी ज्यादा है कि व्यवहारिक रूप से दुनिया की कोई कंपनी एक क्लाउड लेने के बाद उससे बाहर नहीं निकल पाती। एनवीडिया का H100 और ब्लैकबेल चिप दुनिया में AI के ढांचे की रीढ़ हैं। चीन यहीं से चुनौती में फंसा है। जब तक उसके पास हाई एंड चिप आएंगे, तब तक अमेरिका के GPU पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। AI कंपनियां डॉलर की मांग बढ़ा रही हैं। ओपन AI का चैट GPT 220 देशों में है। पूरी सेवा का भुगतान अमेरिकी डॉलर में होता है। एंथ्रोपिक का क्लाउड, गूगल का जेमिनी, वही ये सारे भुगतान डॉलर में है। पूरी AI अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर में गिनी जा रही है। तेल के पास पेट्रो डॉलर था, चिप के पास AI डॉलर है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या डी डॉलराइजेशन नहीं हो रहा है? दरअसल आंकड़े क्या बताते हैं, तो लीजिए हुजूर आंकड़े भी आपके सामने रखते हैं। अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स का समिट हुआ था कजान में। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डी डॉलराइजेशन पर 45 मिनट का भाषण दिया। ब्रिक्स पे की घोषणा हुई, युआन में सेटलमेंट का पायलट हुआ, सोने से सुरक्षित डिजिटल करेंसी की चर्चा चली, ईरान और सऊदी अरब के साथ जुड़ने की बात हुई। बयान बड़े थे मगर आंकड़े छोटे। ये टेबल देख लीजिए, इसमें ब्रिक्स किस मुद्रा में व्यापार करते हैं 2025 तक के आंकड़े इसमें आपको दिखाई देंगे। ब्रिक्स प्लस, जिसमें कि अब ज्यादा देश शामिल हैं, 68% व्यापार आज भी अमेरिकी डॉलर की मुख्य करेंसी के आधार पर होते हैं। रूस और चीन एकमात्र अपवाद है, लेकिन वहां चूंकि रूस पर प्रतिबंध थे, इस वजह से युआन को बड़ी जगह मिली है। इसके बावजूद रूस जिन देशों के साथ व्यापार करता है, उनमें से 80% अब भी अमेरिकी डॉलर में कारोबार करते हैं। स्विफ्ट का ताजा आंकड़ा चौंका रहा है।
और ये बताता है कि तेल और तकनीक का कितनी तेजी से असर हुआ है पिछले 2 सालों में। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में युआन का हिस्सा बढ़ा है। 2020 में 2% से 2026 में 6% हो गया, लेकिन इस दौरान डॉलर का हिस्सा 39% से बढ़कर 49% हो गया। यानी पिछले 6 सालों में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा 10% बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। और इसकी बड़ी वजह रूस पर प्रतिबंध है, अमेरिका का बढ़ता हुआ तेल निर्यात है जो डोनाल्ड ट्रंप अपनी संधियों के जरिए पूरी दुनिया के बाजारों में पहुंचा रहे हैं, और हथियार के सौदे हैं। तो डी डॉलराइजेशन के दावे या डॉलर को खत्म करने के, डॉलर के सिकुड़ने के दावे आंकड़ों में साबित नहीं होते। युआन के अंतर्राष्ट्रीयकरण की पहल तेज है, लेकिन उसकी सच्चाई यह है कि युआन अभी ग्लोबल फॉरेक्स रिजर्व में $310 बिलियन के बराबर है, यानी कुल फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 3%, जबकि अमेरिकी डॉलर अभी भी 60% पर है। यूरो का हिस्सा ग्लोबल भंडारों में फॉरेक्स रिजर्व में करीब 20% है। अब आप कहेंगे कि युआन क्यों नहीं बढ़ा? युआन की सबसे बड़ी उलझन है कैपिटल कंट्रोल्स। चाइना अपनी पूंजी के कंट्रोल्स अभी तक खोलने को तैयार नहीं है। तो जिन देशों के पास युआन है वे उसे स्वतंत्र रूप से यूएस ट्रेजरी जैसी सिक्योर्ड एसेट्स में या बॉन्ड में नहीं बदल सकते। इसीलिए आपको पता होगा, हम अलग अलग कार्यक्रमों में आपको बताते रहे हैं कि चीन अपने करेंसी नियमों पर नए सिरे से विचार कर रहा है, क्योंकि उसे अब युआन को मुख्य धारा में लाना है। मगर इस बीच स्टेबल कॉइन की पीठ पर बैठकर, तेल की पीठ पर बैठकर और एआई की पीठ पर बैठकर डॉलर फैलता जा रहा है। तो अब अगला सवाल, भारत कहां खड़ा है? क्या है सरकार की दुविधा और क्या है हकीकत देश के भीतर? आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पिछले साल कहा था कि डिजिटल रूपी का विस्तार भारत की प्राथमिकता है। मगर डिजिटल रूपी यानी ई रूपी का ताजा हाल देखिए, ये साल के आंकड़े हैं। भारत में खुदरा रिटेल उपभोगकर्ता करीब 5.2 मिलियन है। ट्रेड में इसका इस्तेमाल केवल 1.4 मिलियन क्यूआर कोड से होता है। मासिक लेन देन डिजिटल रूपी का 1800 करोड़ है। और अगर सीमा पार कॉरिडोर्स में देखें, यानी भारत से अन्य देशों के बीच में देखें, तो 6 अलग अलग कॉरिडोर हैं। यूएई, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव्स। बेहद सीमित लेन देन है। जरा तुलना करिए, भारत में यूपीआई का मासिक लेन देन, यूपीआई से होने वाला मासिक लेन देन 22 लाख करोड़ रुपए पर है, जबकि डिजिटल रूपी केवल 1800 करोड़ रुपए। डिजिटल रूपी यूपीआई का 1% भी नहीं है, 0.08% है। सीमा पार लेन देन में पिछले 12 महीनों में ना के बराबर $180 मिलियन के लेन देन हुए हैं, जबकि यूएसडीटी की मासिक लेन देन $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। डिजिटल रूपी अंतर्राष्ट्रीय संचालनों में और रेमिटेंस में कहीं नहीं है। इसकी कुछ वजह हैं। पहली वजह यह है कि भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं मिलती। व्यापारी अगर डिजिटल रूपी लेगा तो उसे अंत में जो रुपया मिलेगा उसे डॉलर में बदलने का खर्च उसी को उठाना होगा। दूसरी वजह यह है कि गिफ्ट सिटी का मॉडल आया है, पर इसमें स्ट्रक्चरल कमजोरियां हैं। ट्रस्ट का कानूनी ढांचा अभी नहीं बना है। बेनिफिशियल ओनरशिप का डिस्क्लोजर अनिवार्य है, जो आमतौर पर ऑफशोर सेंटर्स में नहीं होता। तीसरी बात, रिजर्व बैंक का सख्त रवैया है। चाइना भी डिजिटल युआन को बड़ा नहीं कर पाया है, तो भारत के लिए भी दूर की कौड़ी है। और इसलिए भारत बजाय डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल रूपी पर आगे बढ़ने के थोड़ा पीछे खिसक रहा है। तो भारत की सबसे बड़ी उलझन क्या है? उलझन यह है कि एलआरएस के जरिए, यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत, जिसके तहत भारतीय लोग विदेश में निवेश करते हैं, इससे $40 बिलियन बाहर जा रहे हैं। डॉलर का ही ट्रेड है। एफसीएनआर से भारत जो पैसे मंगा रहा है, $45 बिलियन के आसपास की उम्मीद है, वो भी डॉलर में ही है। आईटी सर्विसेज का निर्यात जो $200 बिलियन है, 100% यूएसडी में है। रेमिटेंस जो आता है वो $130 बिलियन का है, और वो भी अमेरिकी डॉलर में क्लियर होकर आता है। तो भारत तो अमेरिकी डॉलर निर्भर है, और डिजिटल रूपी उस तंत्र को बदल नहीं सकता। भारत स्टेबल कॉइन रोक रहा है, जिससे कि देश के लोगों की विदेशी लेन देन की लागत बढ़ती है। भारत ने यूपीआई बनाया देश के भीतर, मगर दुनिया ने यूएसडीटी को अपना लिया हर जगह, और उसके पीछे आ गया डॉलर। आपके दिमाग में बेसवाल होगा कि क्या इस सब में अमेरिका की कोई रणनीति दिखती है ताकि वो डी डॉलराइजेशन को रोक सके? आपका शक सही है। अगर डोनाल्ड ट्रंप सरकार के क्रिप्टो पर फैसलों को, रुख को पिछले एक साल में एक क्रम में पढ़ा जाए, तो आपको ये पूरी रणनीति का खाका या नक्शा दिखाई देगा। जैसे पहला कदम, अमेरिकी सरकार ने स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व्स बनाए। मार्च 2025 का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया। फेडरल सरकार को 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन रखने का अधिकार मिला है। इसमें पहले से जब्त बिटकॉइन मौजूद हैं जो रिजर्व में रखे जा रहे हैं। नई खरीद अनिवार्य नहीं है, लेकिन अमेरिकी सरकार चाहे तो अपने बिटकॉइन रिजर्व्स के लिए बिटकॉइन खरीद सकती है। दूसरा, जीनियस एक्ट जुलाई 2025 में आया, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। स्टेबल कॉइन में रेगुलेटरी स्पष्टता आई और स्टेबल कॉइन पूरी दुनिया में चल निकले। राज्यों को इस मामले में कानून बनाने की छूट नहीं मिली। तीसरा, जो अमेरिका का सबसे बड़ा वित्तीय रेगुलेटर है एसईसी,
उसके नेतृत्व में बदलाव किया गया, वहां से गैरी जेंसलर को हटाया गया, पॉल एटकिंस को चेयर बनाया गया, वो क्रिप्टो के समर्थक हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो अंतर्निहित रणनीति है वो साफ है, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड बनाइए, वो वैल्यू एसेट होगी लेकिन डॉलर पर केंद्रित होगी। स्टेबल कॉइन को डिजिटल डॉलर बनाइए, यानी व्यापार के लेन देन का ग्लोबल माध्यम बनेगी। टोकेनाइज्ड यूएस ट्रेजरी को डिजिटल टोकन में बदलिए ताकि पूरी दुनिया में लोग उसे खरीद सकें। और इथीरियम को इंफ्रास्ट्रक्चर की लेयर बनाया जाए जहां पर तरह तरह से वित्तीय सेटलमेंट होंगे। अगले 5 सालों में ये चारों मिलकर अमेरिकी डॉलर का डिजिटल ढांचा बन जाएंगे। पेट्रो डॉलर 91 साल पुराना था, डिजिटल डॉलर अभी 5 साल का है, मगर उसका पैमाना पहले से ज्यादा बड़ा है। और यही अमेरिका की वह रणनीति है जिसे पहले कोई नहीं समझा था, क्योंकि आज तक कोई अमेरिकी सरकार खुलकर इसे नहीं बता रही थी। इस रणनीति का असर समझिए अगली टेबल से। डिजिटल डॉलर के विजेता इस वक्त कौन है और इसका फायदा सबसे ज्यादा किसे मिला और हारा कौन, इन 2 टेबल्स में। दोनों टेबल साथ साथ देखिए। कुल तस्वीर यह है कि अमेरिकी डॉलर के सिस्टम को 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा का लाभ हुआ, जबकि जो गैर यूएसडी विकल्प थे उनको लगभग 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अनुपात 2.5 रेशियो 1 में अमेरिकी डॉलर के पक्ष में। डी डॉलराइजेशन केवल हेडलाइन थी, अमेरिकी डॉलर का वॉलेट लगातार मोटा हो रहा था। अगर निवेशक हैं तो इसे समझें भारत के संदर्भ में, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है। पहली चीज समझिए कि अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, एनवीडिया अपने क्लाउड प्लस और एआई के साथ अमेरिकी डॉलर के सबसे बड़े लाभार्थी हैं। लंबे समय में कंपाउंडर हैं। एलआरएस रूट से, ईटीएफ रूट से इनमें निवेश करें, क्योंकि इनसे आपको बेहतर रिटर्न मिलेंगे। दूसरा, स्टेबल कॉइन का ढांचा, जिसमें कॉइनबेस और सर्किल जैसी कंपनियां हैं। इनमें उतार चढ़ाव रहेगा, मगर इनकी बुनियाद मजबूत है, क्योंकि अमेरिकी सरकार का कानून इनके साथ है और ये अमेरिकी बॉन्ड में सबसे बड़े निवेशक बन रहे हैं। तीसरा यह कि गिफ्ट सिटी के से संचालन करने वाली कंपनियों पर निगाह रखिए, क्योंकि अगर सरकार गिफ्ट सिटी को और उदार करती है तो फायदे वहां से आएंगे। चौथा, बिटकॉइन, स्टेबल कॉइन के ईटीएफ किफायती डॉलर का हेज बनते हैं, इनमें निवेश का रास्ता तलाशिए। अब अर्थम समापन पर है। 8 जून 1974 का दिन था, दोपहर के 2 से 3 बजे का वक्त था। रियाद में, सऊदी अरबिया में अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर किंग फैसल के सुल्तान फैसल के निजी कक्ष में, प्राइवेट रूम में बैठे थे। किसिंजर ने मेज पर एक दस्तावेज रखा जिसका नाम था यूएस सऊदी अरबियन ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन कोऑपरेशन। इसकी शर्तें साफ थीं। सऊदी अरब अपना तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा, बची हुई कमाई यूएस ट्रेजरीज में यानी यूएस बॉन्ड्स में लगेगी। बदले में अमेरिका सऊदी को सुरक्षा की गारंटी देगा, सैन्य साजो सामान की सप्लाई करेगा। यही पेट्रो डॉलर का समझौता था। किसिंजर ने बाद में अपनी बायोग्राफी में लिखा कि उस दोपहर रियाद में हमने सिर्फ अमेरिका के लिए तेल की आपूर्ति ही सुनिश्चित नहीं की थी, हमने दुनिया के लिए डॉलर को सुरक्षित कर दिया था। 51 साल बाद 2025 में पेट्रो डॉलर वाला समझौता औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। सऊदी अरब ने इसका नवीनीकरण नहीं किया। दुनिया की मीडिया में सुर्खियां आई कि डॉलर के युग का अंत हो गया, मगर उसी दौरान 3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें कोई नहीं देख रहा था। टेदर ने अमेरिकी बॉन्ड की खरीद घोषित की, जो दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स को मिलाकर भी उनसे ज्यादा थी। सर्किल, जो कि दूसरी स्टेबल कॉइन कंपनी है, उसका आईपीओ सफल हुआ। अब 85 बिलियन डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस एक्ट पर दस्तखत किए, फेडरल स्टेबल कॉइन का ढांचा आया और स्टेबल कॉइन को पूरी तरह अमेरिकी ट्रेजरीज की खरीद से जोड़ दिया गया। हेनरी किसिंजर 100 साल के होकर गुजर गए, मगर उनकी असली विरासत डॉलर की ग्लोबल पावर थी, जो आज भी बरकरार है, बस तंत्र बदल गया है। पेट्रो डॉलर सऊदी के तेल पर टिका था। स्टेबल कॉइन डॉलर परोक्ष रूप से करोड़ों उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित है। एक भौतिक था, दूसरा डिजिटल है। एक केंद्रित था, दूसरा बहुदेशीय है। एक भू राजनीतिक था, दूसरा तकनीकी है। और इसके पीछे तेल और गैस के निर्यात और एआई चिप्स के निर्यात की भौतिक ताकतें भी हैं। केंद्रित सिस्टम तो टूट सकते हैं, लेकिन जो बिखरे हुए तंत्र हैं वे फैलते जाते हैं। ध्यान दीजिए, पेट्रो डॉलर को एक बार में निपटाया जा सकता था, जैसा 2025 में हुआ। स्टेबल कॉइन के तंत्र को निपटाने के लिए 200 मिलियन लोगों को एक एक करके समझाना पड़ेगा। मनीला के मार्को रेस को कहना पड़ेगा कि यूएसडीटी का इस्तेमाल मत करो, डिजिटल युआन का यूज करो। उसकी मां को बताना होगा कि यूएसडीटी छोड़ो। ये सब असंभव के करीब है। ब्रिक्स की मुहिम नहीं चली, दुनिया ने अमेरिकी डॉलर को दूसरी तरह से पकड़ लिया। अब भारत को बहुत समझदारी से मौद्रिक नीति बनानी होगी, अलग थलग पड़ने का खतरा है।
अर्थम में आज इतना ही। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह किसी नए विषय के साथ। यदि आप रोज की खबरों के पीछे क्या और क्यों जानना चाहते हैं तो द वाई फैक्टर को फॉलो करिए, बोनस का ऐप डाउनलोड करिए, चाइना वॉच देखिए। हर सप्ताह रविवार को चीन के भीतर की खास खबरें, क्या चल रहा है चीन में। और टाइम मशीन और बुकनू से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर आइए मेरे पास। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पूरे सप्ताह की घटनाओं का आपके पोर्टफोलियो पर, बॉन्ड्स पर, गोल्ड पर, स्टॉक्स पर क्या असर होगा, तो पॉलिसी और पोर्टफोलियो को फॉलो करिए लिंक्डइन पर। फिर मिलते हैं अगले सप्ताह।